नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है जीके खजाना के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको राजनीतिक विज्ञान के भारतीय संविधान के विकास में जो अंग्रेजों द्वारा जो जितने भी तरह के कानून भारत में रहकर बनाए गए थे उनका क्या योगदान उनमें रहा, मैं उसका विस्तार से आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी इसको पसंद भी करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 1 जनवरी 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई और यही ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 सदी के शासनकाल में जब जहांगीर भारत पर राज कर रहे थे तो थॉमस रो और उनके साथ एक विलियम्स हॉकिंग नामक यात्री आए और उनके द्वारा आदेश लेकर जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के कलकत्ता या उनके आसपास के क्षेत्रों पर जिस तरह से कब्जा किए और मजबूती ढंग से जो मुख्यतः जो माना जाता है कि कलकत्ता पर जो पकड़ हुआ अंग्रेजों का वह 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो लड़ाई हुई जो बंगाल में आप सभी से भारी भांति परिचित ही है, जिसमें बंगाल को अंग्रेजों ने जीत लिया। और दूसरी जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी युद्ध मानी जाती है वह 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध है जो अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था, वो बिहार में। इन दो जगहों पर जब अंग्रेजों की विजय संपन्न हुई और उन्होंने कलकत्ता में केंद्रीय प्रशासन की नींव या आज के दौर पर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार की नींव उन्होंने रखी। और इसी कानून यानी कि इस जीत के बाद कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में और आपका लीजिए उड़ीसा संयुक्त प्रांत में, इन सभी जगहों पर अंग्रेजों का आधिपत्य जमा रहा। इसी आधिपत्य को बरकरार रखने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर कई कानून बनाए और उन्हीं कानूनों में जो सर्वप्रथम आपके बीच में लाया जाता है वो 1773 ईस्वी का रेगुलेटरी एक्ट है। 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट में कई मुख्यतः विशेषताएं रही, जिनमें मुख्यतः 3 विशेषताएं रही हैं। ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 ईस्वी में आने से सबसे पहला हुआ कि इसमें केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। दूसरा हुआ कि बंगाल में जो सरकारें थी वो कंपनी के शासन पर ब्रिटिश संसद का डायरेक्ट उन पर मतलब कब्जा आप कह सकते हैं कि जो भी यहाँ निर्णय लिए जाते थे कंपनी के द्वारा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित से ही लिए जाते थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था यह रेगुलेटरी एक्ट में वह राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कर रही थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाना था। तो ये आप याद रखेंगे कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट में ये 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए और इन्हीं में कुछ जो विशेषताएं रही जो मुख्यतः 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट की विशेषताएं मानी जाती है। उन्हीं में पहला रहा कि आप लोग बराबर हमेशा पढ़ते हैं कि मुंबई मद्रास गवर्नर को क्या किया गया, मतलब एक सेंट्रल स्तर का सरकार वहां गठित की गई, जिससे हम लोग बंगाल का आधिपत्य करते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल भी आप पढ़े होंगे और जानते होंगे। इन्हीं में आप लोग के समझ एक प्रश्न बार बार आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसमें आप उत्तर देते हैं कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसे व्यक्ति थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क के रूप में आए और अपने कार्य कुशलता के दम पर वह एक दिन भारत के गवर्नर जनरल तक बने। इन्हीं में 2 पॉइंट और आगे है जो विशेषता मानी जाती है 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट में कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जो सरकार जहाँ बैठती थी उस सरकार को चलाने के लिए उनकी एक अपनी परिषद थी। जो कलकत्ता या उसके संयुक्त जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ कानून कैसे संपन्न हो, वहाँ सुचारू ढंग से कैसे कानून चले, इसके लिए वहाँ की एक परिषद का गठन किया गया है 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट। और वही निर्णय लेते थे कि वहाँ से क्या कौन सी कानून बनाया जाए, कौन सा निरस्त किया जाए। ये सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो या बदलाव आप भारत में कर सकते हैं ये 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट में ही है। तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आप लोग पढ़ते हैं
कि 1774 ईस्वी में ही पहली बार भारत में कॉन्सेप्ट आया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। और आज भी यह हमारे भारतीय इतिहास के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि कलकत्ता में हमारे जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए उच्चतम न्यायालय वो आज भी मौजूद है। तो उनमें जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे, उनके साथ ही जो 3 अन्य न्यायाधीश थे, इनका नाम भी बराबर पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इनका नाम याद रखेंगे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एफे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उनमें पहला का नाम चेम्बर थे, दूसरे का नाम लेमिस्टर थे और तीसरे का नाम हाइड थे। और इन्हीं सभी को संपन्न करने के लिए आप बहुत सारा तथ्य इसी में जाने होंगे कि जिस तरह से उच्चतम न्यायालय का गठन भारत में हुआ, कई कमियां भी रही, कई खूबियां भी रही, और भी आगे विस्तार से जब आप कई और एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। इसी रेगुलेटरी एक्ट का एक महत्वपूर्ण सबसे जो माना जाता है, उसमें एक चीज और आप लोग इसके साथ याद रखिएगा कि इसी रेगुलेटरी एक्ट यानी 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट में ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करना पड़ा, जो कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सका, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रह रही है वो भारत पर अच्छी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखकर अपना व्यापार संपन्न कर सके। और इसी में एक चीज और किया गया, पहली बार भारत में कि राजस्व का जो आज देखते हैं आप लोगों को टैक्स का कलेक्शन है, सैनिक को कैसे रखना या नागरिक मामलों की जानकारी, जितने भी तरह की भारत में गतिविधियां हो रही थी उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहायता से ब्रिटिश संसद अपने पास मंगवा रही थी। यानी कि हर एक निर्णय के पीछे ब्रिटिश पार्लियामेंट का भारत में बहुत बड़ा योगदान था। और इन्हीं 1773 रेगुलेटरी एक्ट की विशेषताओं के साथ यह एक्ट खत्म हुआ और पुनः एक यानी कि 73 के बाद 81 में 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जब एक्ट आया, ये भी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के बाद लाया गया। इनकी मुख्य विशेषताएं यह रही कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का भी अधिकार दिया गया। किसी भी मामले में या अपना विधि या जिसको विधि या कानून समझे वो बनाने का अधिकार दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये सवाल आपसे पूछा भी जाता है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा एक एक्ट और आया जो 1784 के 3 साल के बाद 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट आया। इसमें सबसे बड़ी मुख्यतः विशेषताएं यह रही कि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके 2 भाग किए, जिनमें पहला जो भाग आपको पूछा जाता है, ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या काम करते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्या काम करते थे। यानी कि दोहरे प्रशासन की जो आप अवधारणा आज के समय में देखते हैं, ये 1784 ईस्वी के ईस्ट इंडिया एक्ट से ही आया है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि व्यापारिक मामलों के लिए भारत में वो देखरेख करेंगे, और दूसरा जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, या राजनीतिक मामलों को भारत के जितने भी हित में लिए जाए पक्ष हैं वो डायरेक्ट उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना होगा। ये आपका 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट का खूबियां रही। अब उन्हीं के ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद 1793 ईस्वी का एक चार्टर अधिनियम आया। थोड़ी थोड़ी चीजें हम आपको बता रहे हैं जिनमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो छिपा हुआ है। हम आशा करते हैं कि आप इन छोटी छोटी चीजों को संग्रह करके रखेंगे। इसमें हम बहुत छोटा कर दिए ताकि जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से उसको लिए हैं। कि 1793 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम आया उसी में यह पहली बार अवधारणा किया गया कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उससे जुड़े हुए उनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने का ही व्यवस्था किया गया। यानी यहाँ जो कर्मचारी काम करेंगे वो यहीं से वो वेतन प्राप्त करेंगे। ये 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में हुआ। आगे एक अधिनियम और आया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। यह अधिनियम बहुत विशेषताओं के साथ भारत में आया, और ये रेगुलेटरी एक्ट रहे या फिर इंडिया एक्ट रहे, सेटलमेंट एक्ट रहे, ये उनसे थोड़ी बड़ी चार्टर अधिनियम रही। इनमें बहुत सारी खूबियां रही। उनमें जो मुख्यतः खूबियां है जो एग्जाम व्यू से पूछा जाता है
कि किस अधिनियम में ऐसा किया गया, चार्टर अधिनियम में, कि कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। तो ये आपका 1813 ईस्वी का ये चार्टर अधिनियम है। इसी में एक और अधिकार दिया गया कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में ही व्यापार नहीं कर सकती है, किंतु वह चीन के पूर्वी भागों में भी चाय की खेती करने के लिए वो स्वतंत्र थे। और इसी 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय क्षेत्र में हर एक अंग्रेज यात्रियों या कह सकते हैं वहां से आने वाले नागरिकों के लिए भारत का दरवाजा हमेशा खुले छोड़ दिए गए। और 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में ऐसा हुआ कि पादरी, जिसे हम ईसाई धर्म का धर्मगुरु भी कह सकते हैं, वो भारत का आगमन उनका उन्हीं वर्षों में हुआ। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचलन जो मुख्यतः माना जाता है वो 1813 ईस्वी के बाद ही माना जाता है। तो ये सारी तथ्य मैंने आपको इसलिए भी बताई ताकि आप इससे कुछ रिलेट करके इतिहास को समझ सकें और इन चीजों को भारतीय संविधान के विकास में किस तरह से आगे उनका योगदान रहा, वो मैं आपको एक क्लास में नहीं और भी अन्य कई क्लासें चलेगी जिसमें हम आपको एक एक करके इनकी सारी बातें या खूबियां हम आपके समक्ष रखेंगे। और 1813 ईस्वी के बाद एक 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। ये चार्टर अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया कि यहाँ सिर्फ भारत में आपको सिर्फ क्या मतलब व्यापार नहीं करना है, यहाँ आपको शासन भी करना है और शासन को किस तरह से सुचारू रूप से चला रहे हैं, इनके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो उनका दिया गया। और इनका जो एक अधिकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में सारे निर्णय लेंगे, वो भी उनसे गया। और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब 1833 ईस्वी में संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने की छूट देगी। ये आपका 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम तक आज मैंने आपसे क्लास में दी, जिनमें मुख्यतः अगर आप फिर से एक बार अगर आप आपको दोहरा दूं तो पहला जो था वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटरी एक्ट था, दूसरा जो था आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781, तीसरा जो था आपका 1784 ईस्वी का क्विट्स इंडिया एक्ट था, चौथा जो था आपका 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम रहा, पांचवा जो रहा 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम रहा और छठा जो रहा आपका 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इन अधिनियमों का आप वीडियो में जब आप देखें तो उसको पूछ करके एक एक जो महत्वपूर्ण आपको लगे उसे आप रोकेंगे। और हम आशा करते हैं कि और जब हम आगे क्लास आपके समक्ष लें तो आप हमारा सहयोग देंगे। इसी भगवानी के साथ आज मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद।